अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। मेरा नाम है शहजाद अंजुम और मैं आपको आज इंग्लिश की मुकम्मल तैयारी करवा रहा हूँ। बेटा जी, मैट्रिक के एग्ज़ाम करीब करीब हैं, आई समझ। तो इंग्लिश में कैसे आपके पेपर में कैसे आपने अच्छे नंबर लेने हैं, किस तरह से आपने पूरा पेपर सॉल्व करना है, किस तरह से आपने ऑब्जेक्टिव में पूरे नंबर लेने हैं और कितना यानी कि आपने करना है, सारा कुछ ये आज मैं वीडियो को अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और आखिर में आपको मैं इसके प्रॉपर इंशाल्लाह एक अपना यानी कि एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं इंग्लिश का गैस। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक यानी अल्लाह पर पूरी उम्मीद है, जो हमारा गैस होता है वो तकरीबन पेपर में 80 to 85% हो जाता है। ठीक है, बाकी वैसे मेरे एज ए बीइंग अ टीचर आप सबको नसीहत होगी कि आप कंप्लीट तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें और जो पिन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो आपने रिमाइंड करने हैं अच्छी तरीके से। और अल्लाह करे आपके अच्छे नंबर हैं। और इंशाल्लाह आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि आप लोग इस काबिल हो जाएंगे। इंग्लिश में ही आप 75/75 नहीं तो 74-73 मार्क्स इजीली इंशाल्लाह ले लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मेरे हाथों में एक पेपर है सबका बोर्ड के। तो सबसे पहले पहले बेटा जी आपका हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव के मार्क्स होते हैं 19। इसका पहला पहला सवाल होता है 5 नंबर का, आता है करेक्ट यूज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके लिए हर टीचर का एक अपना अंदाज होता है पढ़ाने का। मैं कहता हूँ 4 फॉर्में, 4 असूल और ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स खत्म। ठीक है, तो ये पहले मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप करेक्ट यूज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब्स इस लेक्चर को देखें और इंशाल्लाह ये आपके 5 नंबर आपकी पॉकेट में होंगे। ठीक है, आई समझ। तो 4 फॉर्में, 4 असूल हैं, तो हम पहले डिस्कस करते हैं करेक्ट यूज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब्स और उसकी फर्स्ट फॉर्म की क्या यूज है। करेक्ट यूज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी, फॉर्म ऑफ का सही इस्तेमाल। तो आज पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म बेटा कहाँ का इस्तेमाल होती है, तो वजह सुनिए। जब अंग्रेजी जुमले में ये 3 लफ्ज हों, रेगुलरली, एवरीडे, एवरीडे डेली, ठीक है जी, ऑफन, ये इसमें टी साइंस है। तो ये आमतौर पर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का फिक्र होता है। आपने इसमें क्या है, पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जैसे आप यूं आ जाए, शी ओफन डैश हर हैंड्स बिफोर ईटिंग मील, और इसके नीचे वो दे 4 ऑप्शन। ठीक है जी, ए ऑप्शन है वॉश, बी ऑप्शन है वॉशेस, सी ऑप्शन है वॉशिंग और डी ऑप्शन है हैज वॉश्ड। ठीक है, तो आपने कौन सा चुनना है, तो बेटा जी आपने इसके लिए बी ऑप्शन चुनना है। और बी वाले बबल को आपने फर्स्ट करें, वो है एग्जाम में बी बबल है, तो वो ये है ए बी, तो बी वाले बबल को आपने क्या करना होगा, फिल करना होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, राइट ऑप्शन क्या है, बी है। क्यों कि इसमें लफ्ज क्या आया हुआ है, ओफन। ये निशानियां हैं बेटा। ये पहला पहला पॉइंट ये है कि अगर फिक्रे में एवरीडे, डेली, ओफन आई समझ, तो ये इनके ये रेगुलरली आ जाए तो आपने पहली फॉर्म वाला ऑप्शन चुनना है। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो एस या इस वाला ऑप्शन चुनना है। ठीक है, आई समझ। अगर लेट के साथ, अगर फिक्रे में कहीं आए लेट आए, तो लेट के साथ भी क्या आती है आपको, यानी कि क्या होती है, पहली फॉर्म। ठीक है, मसलन ये फिक्र आ जाए, लेट मी डैश माई वर्क, और ऑप्शन में हो आपका डू, बी ऑप्शन है डज, सी ऑप्शन है डिड और डी ऑप्शन है डन। ठीक है, तो आपने यानी कि ये वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन चुनना है। क्योंकि मैंने डज वाला इसलिए नहीं चुना क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं था, मी के साथ पहली फॉर्म आती है, लेट मी डू माई वर्क। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट ये था कि रेगुलरली, एवरीडे, डेली, ऑफन है, तो पहली फॉर्म। अगर लेट आ जाए फिक्रे में तो उसमें भी क्या लगानी है, पहली फॉर्म। ये अभी आपको इंशाल्लाह ये बड़े आसान है, ये आपने बस याद रखने हैं। अभी अभी आपको इंशाल्लाह अभी रेडी हो जाएंगे साथ साथ, कोई आपको परेशानी नहीं है, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आदत या मामूल, तीसरा पॉइंट क्या है, आदत या मामूल आ जाए तो उन फिक्रों में भी पहली फॉर्म होती है। मसलन कोई सिगरेट पीता है, ये उसकी आदत है। अच्छा, मामूल है यानी सूरज मशरिक से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है, ये क्या है, दुनिया का एक मामूल है। 2 and 2 मेक 4, 2 2 4 बनाते हैं। जितने भी कहानी के मॉरल होते हैं,
यानी कि क्या है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, आ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ये सारे के सारे ये क्या है, आदत और मामूल में आते हैं। एक आदमी सिगरेट पीता है तो ये उसकी आदत है, आई समझ, एक आदमी गाली निकालता है तो ये उसकी आदत है, एक आदमी सच बोलता है तो ये इसकी आदत है। तो जिसमें यानी कि क्या है, ये आदत या मामूल वाले फिक्र हो तो उसमें भी क्या है, पहली फॉर्म। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है जी, फिक्रे में अगर वुड आ जाए, वुड या यूज टू आ जाए, ठीक है जी, तो आपने क्या लगाना है, पहली फॉर्म। जैसे क्या है, ये क्या, यू यूज टू डैश हेयर, ठीक है जी। ऑप्शन इसके हैं, ए कम पहली फॉर्म, बी पहली फॉर्म के साथ एस या इसके साथ सी केम, ठीक है, और डी क्या है, कमिंग। अब देखें, हमने ये अब तक रिवाइज करते जाए। फिक्रे में पहला पॉइंट क्या था, फिक्रे में एवरीडे, डेली, ऑफन, और क्या आ जाए, रेगुलरली आ जाए पहली फॉर्म, लेट आ जाए तो लेट में पहली फॉर्म, और क्या आदि या मामूल वाले फिक्रों में पहली फॉर्म। उसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई है। आई समझ, फिक्रे में खाली जगह से पहले यूज टू या वुड आ जाए तो उसमें क्या आएगी, पहली फॉर्म आएगी, एस एस वाला नहीं चुनेंगे। ये देखें, इसमें क्या है, कम आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट, फिक्रे में खाली जगह से पहले विल, शैल या टुमारो। फिक्रे में खाली जगह से पहले विल हेल्पिंग वर्ब है, या शैल, या फिक्रे में शुरू में या आखिर में सिर्फ और टुमारो। देखें जी, ये है जी, एस आई शैल, ठीक, यू, और ऑप्शन है आपके पास हेल्प, बी ऑप्शन है हेल्प्ड, और सी ऑप्शन है हेल्प्स, और डी ऑप्शन है इज हेल्पिंग। तो आपने कौन सा ऑप्शन चुनना है बेटा जी, ए वाला, ठीक है ना, आई शैल हेल्प यू, क्योंकि खाली जगह से पहले क्या था, विल या शैल था, आ जाए हेल्प तो पहली फॉर्म आएगी, सॉरी। और अगर विल या शैल ना हो और टुमारो, ये यूं होता, आई डैश यू टुमारो, तो फिर आपने ध्यान देना है, ऑप्शन वही वाले हैं। मैं इसमें एक ऑप्शन ऐड कर लेता हूं, या फर्स्ट नीचे लिख लेते हैं, हेल्प, बी ऑप्शन हेल्प्ड, और सी ऑप्शन है विल हेल्प, ठीक है, या शैल हेल्प है, ठीक है जी। तो आपने ये वाला ऑप्शन चुनना है, यानी सिर्फ फिक्रे में क्या है, टुमारो आया है, खाली जगह से विल शैल नहीं, तो अपने विल शैल के साथ क्या लगानी है, पहली फॉर्म लगानी है। ये अब तक हमारे 5 पॉइंट हो गए। रिवाइज करते जाए, खाली जगह फिक्रे में रेगुलरली, एवरीडे, डेली, ऑफन है, पहली फॉर्म लगेगी। लेट आए तो पहली फॉर्म, आदत या मामूल वाले फिक्रे में पहली फॉर्म, खाली जगह से पहले वुड या यूज्ड टू आए पहली फॉर्म, और खाली जगह से पहले विल शैल आए तो सिर्फ आपने पहली फॉर्म लगानी है, अगर विल शैल नहीं है, टुमारो है तो विल शैल साथ पहली फॉर्म, ठीक है। तो ये 5 पॉइंटों के साथ साथ हमने करना है 6 हैं। जब छठा पॉइंट है, जब किसी जुमले में ये लफ्ज है, कैन, कुड, विल, वुड, शुड, माइट, लेट, डू, डज, डिड, मे, मस्ट, कुड, ये वगैरह ये है, तो इनमें सब में क्या लगाना है, पहली फॉर्म लगानी है। कैन, कुड, विल, शैल और वुड, ठीक है, मे, माइट, ठीक है जी, आई समझ। इसके बाद क्या है, डू, डिड, डज, तमाम में ये क्या आएगी, पहली फॉर्म आएगी इसके, ये ठीक है जी। अब तक के पॉइंट्स आपने पहली फॉर्म के देखनी है, रेगुलरली दोबारा रिवाइज करनी, रेगुलरली, एवरीडे, डेली, ऑफर है तो पहली फॉर्म आएगी, लेट आए पहली फॉर्म आएगा, आदि या मामूल वाल फिक्र उनमें पहली फॉर्म, वुड या यूज टू आए तो पहली फॉर्म, फिक्रे में खाली जगह विल शैल हो तो पहली फॉर्म, और टुमारो है तो विल शैल पहली फॉर्म। छठा पॉइंट क्या है, ये वाले हेल्पिंग वर्ब हो, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड और डू, डज, डिड वगैरह आ जाए तो इसमें पहली फॉर्म। अब हम कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 ये समझ रहे हैं, इसमें भी क्या आएगी, पहली फॉर्म, ठीक है। शर्त या जुमले जिसे हम कहते हैं, और इंग्लिश में उसे कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है जी। शर्तिया जुमले, शर्तिया जुमले क्या होते हैं, यानी कि ये दो हिस्सों पर होते हैं। एक फिक्रे में कहा जाता है शर्त रखी जाती है, दूसरे में उस शर्त की क्या होती है, जजा होती है। अगर शर्त जो है, आई समझ, ये जजा होती है। अगर शर्त वाली जो है ना, शर्त हो पहले यानी कि हिस्से में शर्त है, उसकी निशानी होती है इफ से शुरू होता है और वो फेल हाल में हो तो उसकी जजा क्या होगी, फेल मुस्तक़बिल। मसलन अगर वो मेरे पास आता है, अगर वो मेरे पास आता है, ये शर्त है, ठीक है, तो इसकी जजा क्या है, तो मैं उसकी मदद करूंगा। अगर जरूर आ जाए तो वो वैसे जरूर का लफ्ज भी लिख सकते हैं। तो ये शर्त जुमले हैं। तो पहला हिस्सा क्या है, इसमें क्या है, शर्त है, कंडीशन है, और दूसरा हिस्सा इसमें क्या है, इसकी जजा।
अगर शर्त वाला हिस्सा फेल हाल में हो तो जजा वाला हिस्सा क्या होगा, फेल मुस्तकबिल में। देखिए इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, इफ ही, और ये है डैश टू मी, आई कामा आई विल हेल्प हिम, ठीक है जी। और ये ऑप्शन है आपके पास कम, बी ऑप्शन है कम्स, सी ऑप्शन है दूसरी फॉर्म केम, और डी ऑप्शन है कमिंग। तो बेटा जी कौन सा ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, आपने ये वाला बी वाला सेलेक्ट करना है। क्यों कि देखें जी अब हमारे पास निशानी ये थी कि जजा वाला हिस्सा किस में आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो पहले वाला क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। शर्त वाला हिस्सा फिलहाल में अगर वो मेरे पास आता है, ठीक है, और क्योंकि ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ हमने वो वाला ऑप्शन चुनना है जिसमें एस या एस का इजाफा किया जाए, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और असूल नहीं है जिसमें पहली फॉर्म आए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, 7 पॉइंट थे। तो मैं इसको रिवाइज कर रहा था, करूँ अभी आपको याद हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। फिक्रे में यानी कि ये लफ्ज है निशानियां, ओफन, एवरीडे, डेली, रेगुलरली, तो आपने पहली फॉर्म लगानी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो उसके साथ एस या एस का वाला ढूंढना है, ठीक है। लेट आ जाए तो पहली फॉर्म, आदत या मामूल हो उसमें पहली फॉर्म, जुमलों में यानी कि यूज टू, वुड आ जाए तो उसमें भी पहली फॉर्म, खाली जगह से पहले सिर्फ विल शैल हो तो आपने पहली फॉर्म, अगर टू मारो है तो विल शैल से पहली फॉर्म लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमने लिखे थे ये वाले, आई समझ, कैन, कुड, विल, शैल, वुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, इसमें भी क्या आएगी, पहली फॉर्म आएगी। और शर्त जुमले जिसमें शर्त फेल हाल में हो, सिंपल फेल हाल में, तो जजा क्या होगी, फेल मुस्तकबिल में। इसके अलावा और कोई असूल नहीं है पहली फॉर्म के। तो ये इसके बाद अब हम आ रहे हैं जल्दी से सेकंड फॉर्म पर, ठीक है। आई समझ बेटा जी, आपको कोई मसला नहीं है, कोई आपने टेंशन नहीं लेने की जरूरत, ये स्टार्ट से ही टीचरों को बता देने चाहिए, बड़ा ही आसान है। और अगर हम लोग इस तरह से अगर बच्चों को सही तरीके से ट्रेन करें और बच्चों को सही तरीके से गाइड करें तो कोई मसला नहीं है इनके अच्छे नंबर ना आए, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। आपको साथ साथ हर पेपर में इंशाल्लाह कोशिश रहेगी मेरी कि आपको गाइडलाइन देते रहें और आपको पिन पॉइंट्स बताते रहें, ठीक है। आई समझ, आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, आखिर तक देखना है, और इंशाल्लाह मैं 100% पेपर के बारे में आपको ब्रीफ करूंगा। सेकंड फॉर्म का क्या असूल है बेटा जी, सेकंड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होती है, जहां अगर जुमले में ये लफ्ज हो, निशानियां याद रखनी है, बिफोर है आ जाए, यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, ठीक है जी। आई समझ, लास्ट डे, लास्ट डे, आई समझ, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एटसेट्रा वगैरह वगैरह, ठीक है। और तो इसमें आपने क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे क्या है, आई डैश यू यस्टरडे, अब देखें फिक्रे में क्या आ गया, निशानी यस्टरडे आ गई, और ऑप्शन है सी, बी ऑप्शन है सा, सी ऑप्शन है सीन, और डी ऑप्शन है एम सीइंग। तो आपने कौन सा ऑप्शन लगाना है, सेकंड फॉर्म वाला सा। क्यों लगाना है कि फिक्रे में क्या आया हुआ है, यस्टरडे। अगर इस तरह से बिफोर आ जाए, गो आ जाए, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर आ जाए तो फिर सेकंड फॉर्म लगानी है। फिक्रे में फेल का वक्त दिया गया हो, ये तो पहला था। दूसरा पॉइंट ये हो, अगर फिक्रे में फेल का वक्त दिया गया हो, ठीक है जी, तो आपने क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है, यानी 3 वक्त, तारीख, महीना। तो ठीक है ना, दे डैश क्रिकेट मैच ऑन संडे। देखें जी उन्होंने क्रिकेट मैच खेला है, और कब खेला है, संडे को। संडे के फेल का वक्त दिया गया है, तो आपने सेकंड फॉर्म वाला ऑप्शन चुनना है। तो देखें ए में है प्ले, बी में है प्लेड, सी में है प्लेइंग, और डी में है प्लेड, ठीक है, हैज प्लेड कर देते हैं, ठीक है। तो आपने ये सेकंड ऑप्शन चुना है क्योंकि फेल का वक्त दिया गया, ठीक है। अगर फिक्र में अकेला लफ्ज आए, नंबर 3 क्या आए, देन, और देन कौन सा, THEN वाला, ठीक है। ही डैश अ लेटर देन, ठीक है जी, THEN। तो आपने सेकंड ऑप्शन वाला चुनना है, ये है जी राइट, बी के है रोट, सी के है राइटिंग, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, रोट, क्योंकि फिक्रे में क्या आ गया था, देन। इसके अलावा और कोई उसूल नहीं, दोबारा रिवाइज करते हैं। फिक्रे में क्या है जल्दी से, यस्टरडे, एगो, बिफोर, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ वगैरह ये लफ्ज हो तो सेकंड फॉर्म लगानी है, फेल का वक्त दिया हो तो सेकंड फॉर्म,
अकेला लफ्ज आए, कोई और हेल्पिंग वर्ब, कोई और निशानी नहीं है जो पहले दो मैंने बताई है, THEN है तो आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। अब जल्दी से हम आ जाते हैं थर्ड फॉर्म पर। ठीक है, थर्ड फॉर्म कहां लगेगी? ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बेटा जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वहां लगती है जहां वक्त के तयन के बगैर ये लफ्जों हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। ठीक है जी, वक्त के तयन के बगैर, ठीक है, ये लफ्जों हैज, हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव, तो आपने क्या लगानी है? सेकंड फॉर्म लगानी है, ये सॉरी थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, अच्छा जी, फिक्रे में ये लफ्ज आ जाए, ये नंबर 1 था। नंबर 2, फिक्रे में ये लफ्ज हो जस्ट नाउ, ठीक है जी, या जस्ट के लफ्ज हैं, तो आपने क्या करना है? हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है जी, यू डैश देयर जस्ट नाउ। अब देखें, ठीक है जी, ऑप्शन ये है हैज रीच्ड, बी ऑप्शन है हैव रीच्ड, और सी ऑप्शन है रीचिंग। तो बताएं हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? बी वाला। आई, वी, यू, दे, जमा नाम के साथ हैव आएगा, बाकी सबके साथ क्या आएगा? हैज। और क्योंकि जस्ट नाउ आ गया या अकेला जस्ट आ गया तो हमने ये हैज के साथ तीसरी फॉर्म चुनी है। फिक्रे में अगर ये देखें जस्ट देन आ जाए, तीसरा अकेला लफ्ज हो, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई निशानियां नहीं है, यानी ये वाली चीजें नहीं है। अगर ये वाली निशानी है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, तो तीसरी फॉर्म। जस्ट नाउ है तो हैज, हैव से तीसरी फॉर्म। जस्ट देन है THEN वाला, तो आपने हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, ये आपने रिमाइंड कर लें, नोट कर लें। नंबर 4, अगर ये क्या हो फिक्रे में, बाय नाउ ये लफ्ज है, ठीक है, बाय द नेक्स्ट मंथ है, बाय द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे। ठीक है जी, तो ये आपने करना है विल हैव या शैल हैव के साथ, विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, मसलन द बर्ड्स, हम एग्जांपल ले लेते हैं, द बर्ड्स डैश इन द एयर बाय नाउ। ठीक है, ए ऑप्शन है फ्लाई, बी ऑप्शन है हैज फ्लोन, सी ऑप्शन है विल हैव फ्लोन। तो आपने विल हैव, शैल हैव साथ किसी फॉर्म वाला चुनना है। ठीक है, अब ये जो है आई समझ एक, तो फिर हम अब इसमें ये भी थर्ड फॉर्म वाला आते हैं जब फिक्रे में दो कामों का जिक्र किया गया हो। तो जो काम पहले हुआ उसका तर्जुमा आपने हैड के साथ थर्ड फॉर्म में यानी पास्ट परफेक्ट में करना है, जो बाद में हुआ उसको सेकंड यानी कि फॉर्म में करना है, यानी पास्ट डेफिनेट में। मसलन जब मैं वहां पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी, या आप लोग यूं भी लिख सकते हैं, ये भी आ सकता है जब मैं वहां पहुंचा तो गाड़ी जा रही थी। ठीक है जी, तो इसमें भी आप तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करें। तो बताएं कौन सा काम पहले हुआ है? आप पहले वहां पहुंचे हैं या गाड़ी चली गई है? तो गाड़ी चली गई है पहले। ठीक है, जो काम पहले हुआ उसको हमने करना है पास्ट परफेक्ट में। तो क्या लिखेंगे? द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड देयर। अगर वो कहे स्टेशन तो फिर आप स्टेशन लिख देंगे। और अब इसमें यह है कि गाड़ी जा रही थी, ठीक है, जब मैं वहां पहुंचा, इसका मतलब आप पहले नहीं पहुंचे। अगर पहुंचते तो गाड़ी ना जाती, आप गाड़ी पर सवार हो जाते। तो इसका मतलब जो काम पहले हुआ उसका तर्जुमा अपने पास्ट परफेक्ट में या पास्ट यहां पर वैसे क्या आएगा कंटिन्यूअस में, और जो काम बाद में हुआ उसको पास्ट डेफिनेट में। तो क्या लिखोगे? ट्रेन वाज गोइंग, ट्रेन जा रही थी। व्हेन आई रीच्ड, REACHD रीच्ड देयर। ठीक है जी, और ये यानी कि
इस यानी कि हम यूं भी लिख सकते हैं, बिफोर की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन, ठीक है जी। और यूं अगर लिखे जाए मेरे वहां पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द देयर। और जब मैं वहां पहुंचा, जब आया तो आप क्या लिखेंगे व्हेन। ये मैंने वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक की थी। अच्छा जी, अब क्या है कंडीशनल सेंटेंस, ये भी टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस। अगर ये काम की शर्त माजी में हो, ठीक है, तो इफ यानी शर्त वाले हिस्से में फाइल के बाद क्या लगाते हैं, हैड, और तीसरी फेल की तीसरी हालत, और जबकि दूसरे जजा वाले हिस्से में वुड हैव साथ फेल की तीसरी हालत लगाएंगे, ठीक है। जैसे अगर उसने मेहनत की होती तो वो इम्तिहान में पास होता या हो जाता। तो आप देखें काम की शर्त किस में है, फेल माजी में है, ठीक है, शर्त वाला हिस्सा। और ये क्या है उसका जजा वाला हिस्सा, जजा वाला हिस्सा। अब देखें शर्त वाला हिस्सा किस में है, फेल माजी में। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने सख्त मेहनत की होती, ठीक है, अगर उसने मेहनत की होती। तो इसमें क्या करेंगे, दूसरे में वुड हैव साथ तीसरी फॉर्म, माइट हैव या वुड हैव साथ, वुड ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम्स। वैसे एग्जाम इंग्लिश का लफ्ज नहीं है, तो हम लिखेंगे पूरा एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहां तक ये थे थर्ड फॉर्म के असूल, ठीक है। फोर्थ फॉर्म के असूल मैं आपको ऐसे बता रहा हूं जल्दी से। फोर्थ फॉर्म वहां लगती है जहां फिक्रे में खाली जगह से पहले इज़ाम आर, वाज वर, अच्छा जी, विल बी, शैल बी हो, तो आपने क्या लगानी है, सिर्फ चौथी फॉर्म लगानी है। अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तवज्जो देंगे, इमदादी वर्ब पहले से नहीं है, तो ये लफ्ज है नाउ है, NOW नाउ, दीज डेज है, या एट प्रेजेंट है, तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाना है। क्या मतलब, यानी इज़ाम के साथ चौथी फॉर्म लगानी है। अगर फिक्रे में आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है जी, और ये लफ्ज आ रहे हैं THEN या एट दैट टाइम, तो आपने पास्ट कंटिन्यूस लगाना है, ठीक है। और अगर फिक्रे में हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन आए, तो आपने या सिंस या फार आए, तो अगर हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन आए तो चौथी फॉर्म, अगर सिंस या फार आए तो आपने हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन के साथ चौथी फॉर्म लगानी है। तो ये थे चौथी फॉर्म के असूल। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। ये आते हैं आपके 5 नंबर के, और ये बहुत आसान है, आप इनको बेशक बेटा राइट कर लो, तो ये आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो क्या पहला सवाल आपका, ठीक है। और अगर कोई वैसे इस आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, अभी आपकी एग्जाम में 1-2 दिन है, तो ये प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और दूसरा सवाल ये आएगा, हर चैप्टर के बेटा एंड में होती है वोकैबुलरी, रीडिंग नोट्स, वो होते हैं लफ्ज होते हैं, उनके आपने मीनिंग याद करने हैं, स्पेलिंग भी याद करने, मीनिंग भी। तो आपके ये 5, 4 और 5 नंबर। एक होता है कि चूज द करेक्ट वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड्स आपने चुने। 4 लफ्ज मुख्तलिफ लिखे हुए होंगे, उनके स्पेलिंग डिफरेंट होंगे, आपने यानी कि लफ्ज सही चुनना है। जैसे अब मैं मोटिवेशन देखें, ए ऑप्शन है MOTIWATION, और बी ऑप्शन है MOTIVATION, और सी ऑप्शन है MOOTIVATION, और डी ऑप्शन है MOTIVASHM। तो राइट ऑप्शन है BMO मोटिवेशन, MOTIVATION। तो एक काम से 2 हो जाएंगे। हर चैप्टर के एंड में रीडिंग नोट्स हैं, आप उनके स्पेलिंग याद करें, उनके स्पेलिंग ये आएंगे राइट स्पेलिंग वाले, ये 4 नंबर के आएंगे, ठीक है। करेक्ट यूज ऑफ फॉर्म वर्ब्स कितने नंबर की थी, 5 नंबर की। करेक्ट वर्ड्स स्पेलिंग वाले ये आएंगे 4 नंबर के, और 5 नंबर के आएंगे वर्ड्स के मीनिंग। जैसे एंसेस्टर मीनिंग क्या है, आई समझ एंसेस्टर क्या है, आप इधर देखें 4 ऑप्शन नहीं है, इसका होता है राइट ऑप्शन फॉर फादर। वो डेफिनेटली आप हर चैप्टर के एंड में वोकैबुलरी है, आपके टेक्स्ट बुक में है, वो याद करेंगे, वो हो जाएगा। तो कितने नंबर आपके हो गए, 5 नंबर का आपका हो गया करेक्ट यूज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब, 4 नंबर के करेक्ट स्पेलिंग, फिर 5 नंबर के वर्ड्स मीनिंग, और फिर 5 नंबर का आएगा ग्रामर के लिहाज से क्या है, ठीक है। जैसे ये देखें, आवर जॉब इज कीप टू ऑडियंस, ऑडियंस को अंडरलाइन किया हुआ है, और वो कहते हैं अंडरलाइन वर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कंक्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो मटेरियल नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं बेटा जी, जिनका असर बजाते खुद वो वाहिद होते हैं लफ्ज, हेल्पिंग वर्ब वाहिद चाहते हैं, आई समझ, लेकिन उनका असर जमा होता है। मसलन हम कहते हैं फौज, हमारी फौज, ठीक है, दुश्मनों से लड़ती है। अब हमारी फौज बजाते खुद ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब डिमांड करेगा, आई समझ, वाहिद, लेकिन इसका असर क्या होता है, जमा। तो ऐसे लफ्ज क्या होते हैं, पुलिस होगी, आर्मी होगी, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। तो ऑडियंस, सामीन, सुनने वाले, ये क्या है, आई समझ कलेक्टिव नाउन है। अली वाज इम्प्रेस्ड डैश सरमद ग्रेड्स ऑफ बाई फ्रॉम टू, तो इसका सही आएगा इम्प्रेस बाई, ठीक है। इसी तरह से सम अंडरलाइन क्या हुआ, 8 माई कुकीज,
किसी ने मेरे कुकीज़ खाए, तो ये क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है कि आपको पता नहीं है, डेफिनेट नहीं है, वाज़ेह नहीं है कि किसने खाए हैं किसने नहीं, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, तो इसी तरह से यानी कि लफ्ज़ होंगे। फिर आपको पार्टिसिपल, जीरेन, इन सब का पता होना चाहिए। इनके आखिर, दोनों के आखिर में क्या आता है, ING आता है। ठीक है, तो ये आपका ग्रामर वाला पार्ट आपका हो जाएगा। अब आपको मैं सिखा रहा हूँ सब्जेक्टिव पार्ट, और ये आपके हो जाएंगे ग्रामर के लिहाज से ये 5 नंबर के, 5, 5, 10, 5, 15 और 19। अब तक हमने डिस्कस किए हैं ये टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव के। अब हम यानी कि डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्टिव का। ठीक है जी। अब तक हमने ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया था, 19 नंबर का था ऑब्जेक्टिव, और उसके लिए टाइम कितने थे, 20 मिनट। अब आपके होंगे 2 घंटा और 10 मिनट। सब्जेक्टिव है, इसके मार्क्स हैं 56। ठीक है, और 56 और 19, 9, 6, 15, 5, 6, 7, तो 75 है। अब आपने टारगेट करना है कि सब्जेक्टिव को किस तरह से आपने मैक्सिमम नंबर लेने हैं। तो क्वेश्चन उसके लिए आपने, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया कि आप क्या करेंगे, साइड लाइन जिसे आप कहते हैं हाशिया लगा लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, इस तरह से आपने यहाँ पर लिखना होगा क्वेश्चन नंबर क्या है 2, और उसका पार्ट्स है, नंबरिंग है। तो पहले जैसे मैंने कहा था, अपने पेपर को देखना है, उसको माइंड मैपिंग करनी है। ठीक है ना, मैपिंग करके नक्शा बनाना है कि कौन कौन से सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं, किससे आपके अच्छे भरपूर नंबर आएंगे। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन नंबर 2 होगा, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 5 आपने अच्छे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट मैंने पहला, और ये यूं करना है, पहला क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद मेरा तीसरा क्वेश्चन है, उसके बाद मेरा 5वां क्वेश्चन है। उसके लिए ठीक है ना, आपने क्वेश्चन नहीं लिखने, नंबरिंग करनी है। यहाँ पर आपने आंसर, ठीक है जी, ब्लू मार्कर का यूज करना है आपने। फर्स्ट करें, मैं आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आंसर लिख के, ये देखें यहाँ पर ये ब्लू मार्कर से आपने उसके लिए फर्स्ट करें लिखा है, क्वेश्चन लिखा है। ठीक है जी, और सवाल निशान डाला है। फिर आपने ब्लू इंक वाले पेन से आंसर लिखना है। ठीक है, ये 2 लाइनों पर उसका आंसर आ गया। फिर आपने क्या है, क्वेश्चन लिखना है ब्लू मार्कर से। ठीक है जी, और फिर आपने ब्लू इंक वाले पेन से, आई समझ, आपने क्या करना है, उसका आंसर लिखना है इस तरह से, और आखिर में जाकर क्वेश्चन लिखने हैं। अभी आपने ये ऊपर आप लिख लेंगे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपको उसको पता चल जाएगा, इस पेज पर शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपने 5, वो कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, 5 क्वेश्चन लिख लेने हैं, और टाइम आखिर में जब रिव्यू करेंगे फिर आप ये क्वेश्चन राइट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने शुरू करना है सेक्शन 2। आप हेडिंग देंगे सेक्शन 2। आपने वैसे साइड लाइंस ऑलरेडी लगाई हुई होंगी, ठीक है, हाशिए से, आई समझ। तो आप सेक्शन 2 में आपका एक ही पैराग्राफ आता है 8 नंबर का, उसको आपने ट्रांसलेट करना है। मेरे पास ये है पैराग्राफ है, वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइफ। हमें अक्सर को अपनी जिंदगियों में मदद की जरूरत होती है। तो सबसे पहले बेहतरीन तरीका ये है बेटा जी, आप यहाँ पर मेंशन करोगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर लिखोगे चैप्टर, ब्लू मार्कर से चैप्टर्स नेम, इसका चैप्टर नेम लिखेंगे। ठीक है जी, वो आपने उल्टे कमाज में लिखना है चैप्टर का नेम। फिर आप लिखोगे राइटर नेम, राइटर्स नेम। ठीक है, राइटर का नेम आपने उल्टे कमाज में नहीं लिखना, ये आपने याद कर लें, ज्यादा बेहतर है। फिर आपने देखनी है इस पैराग्राफ की आउटलाइन देनी है। आउटलाइन कैसे देंगे, तो आप लिखेंगे पहले वी ऑल नीड, ठीक है जी, हेल्प। फिर आपने ये डॉट डॉट डॉट, और आखिरी फिक्रा लिख लेंगे। ठीक है जी, टू द विक्टिम्स है मेरे पास यहाँ पर, टू द विक्टिम्स, ठीक है, एंड इज ऑफन लाइफ सेविंग। ठीक है, आई समझ, ये आपने करना है। ठीक है, ये आपने उसको एक आउटलाइन दे दी कि मैं ये पैराग्राफ करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, खूब सा दरमियान में कॉलम बनाना है। आपने कोई 4 या 5 लफ्ज ऐसे चुन लेने जिनको आपको वर्ड्स मीनिंग अच्छी तरीके से आते हो। आपने यहाँ पर लिखना है वर्ड्स और इनके मीनिंग, ये ब्लू मार्कर से करेंगे आप लोग। यहाँ आपके आ जाएंगे वर्ड्स आ जाएंगे 3, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, और इधर इनके आपने वो ब्लू इंक वाले पेन से इनकी क्या लिख देनी है, मीनिंग। ठीक है, आप दूर से देख, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे या हेडिंग देंगे आप ब्लू मार्कर से। ठीक है, ये आपका पेपर जा रहा है, और यहाँ पर आप लिखेंगे उसका तर्जमा। ठीक है, तर्जमा की आप हेडिंग ये दे के नीचे एक लाइन आपने क्या करनी है, ये वाली लाइन मोटी डालनी है पहले, और ये नीचे पतली लाइन लिख के फिर आपने उल्टे कमाज में ये क्या करना है, ये उसका तर्जमा लिखना है।
और तर्जुमा लिखते वक्त बेटा जी ख्याल करना है, अक्सर बच्चे तर्जुमा लिखते हैं लफ्जी तर्जुमा लिखते हैं, नहीं आपने बामुहावरा तर्जुमा लिखना है। अब देखें मैं आपको फर्क बता रहा हूँ कैसे लफ्जी तर्जुमा होता है और कैसे बामुहावरा। मसलन ये देखें ये लफ्जी तर्जुमा है, वी ऑल नीड हेल्प, हम तमाम को जरूरत है मदद की, एट टाइम्स अक्सर औकात, इन आवर लाइफ अपनी जिंदगी में। ये लफ्जी तर्जुमा है। लफ्जी तर्जुमा लिखेंगे आपके नंबर नहीं अच्छे आएंगे, तो आपने बामुहावरा तर्जुमा लिखना है, हमें अपनी जिंदगी में अक्सर औकात मदद की जरूरत होती है। इस तरह से आपने उसका बेहतरीन खूबसूरत करके आप खुद देखें जब आपने मेंशन कर दिया। ये देखें चैप्टर नेम है, ये देखें आपका ये चैप्टर नेम यहाँ पर फर्ज करें जो भी है ये आ गया, राइटर नेम ये आ गया, और आपने ये देखें पैराग्राफ की आउटलाइन दी, वर्ड्स मीनिंग तर्जुमा। तो देखें दूर से देखें पेपर आपका इतना खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से आपने इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। इसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। दो क्वेश्चन था 2 × 5 = 10 ये, और ये 8 नंबर की आपकी क्या थी, ट्रांसलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये 8 मार्क्स का था। तो अब तक हम इनके 10 और 8 18 नंबर ले चुके हैं। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, 3 पर। ये है जी ये समरी होती है या स्टेंजा। मेरा मशवरा ये होता है कि आप समरी की बजाय स्टेंजा करें कि उसमें अच्छे नंबर ज्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब देखें हम लोग अब आ रहे हैं समरी। अगर आप लोग ने समरी की हुई है तो समरी को कैसे करेंगे, अगर स्टेंजा किया हुआ है तो स्टेंजे को कैसे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट करेंगे, देखें ऑलरेडी हमने पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमने पहले से साइड लाइंस लगा लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है जी, ये 4 है। तो यहाँ पर अगर हम पोएम करने जा रहे हैं तो समरी तो वही लिखेंगे, हेडिंग हो देंगे ऊपर समरी। ठीक है, आई समझ, ये देखें ये हेडिंग दी, उसमें हम लिखेंगे सबसे पहले समरी में आई समझ पोएम्स नेम, पहली हेडिंग ये होगी। फिर लिखेंगे हम पोएट्स नेम। ठीक है, और ये ब्लू मार्कर से लिखना है और ब्लू इंक वाले पेन से। पोएम्स नेम आपने लिखना है उल्टे कमाज में। फर्स्ट ये मेरे पास आई हुई है, ये है जी आई समझ, उसने कहा है पीस, आई समझ, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पीस। और राइटर नेम उल्टे कमाज में, सॉरी नहीं लिखना आपने, ये है जी राइटर नेम डॉक्टर हार्टमैन, फिर ये आपने बेहतर है कि क्या हेडिंग देनी है आपने उसका क्या लिखना है, मेन आइडिया या सेंट्रल आइडिया। ठीक है, ये याद कर लें। ठीक है, वो आपने लिखना है, ये आ गया। और याद रखें वो 3 या 4 लाइनों से या 2.5-3 लाइनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपने लिखनी है कंप्लीट समरी, ये हेडिंग दे के। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी। ठीक है, और आपकी वो समरी होनी चाहिए, और कोशिश करें समरी में आप 2 पैराग्राफ लाजमी दें। ठीक है, अगर स्टेंजा किया तो स्टेंजा की आपकी ये होगी कि आपने सबसे पहले वही हाशी लगाने हैं और ये सब स्टेंजा पूरा लिखना है ब्लू मार्कर से। उसके बाद आपने लिखना है पोएम नेम, फिर क्या लिखेंगे पोएट्स नेम, ये रेफरेंस होता है, इसके बकायदा 2 नंबर होते हैं। फिर आपने लिखना है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो बंद दिया गया था स्टेंजा था, इससे पहले और बाद में क्या था, वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। फिर आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन हेडिंग, तो इसके नंबर ये देखें इस तरह से। पहले ये रेफरेंस लिखा जाएगा, हेडिंग रेफरेंस में आप लिखोगे पोएम्स नेम पहले। ठीक है जी, उल्टे कमाज में फिर क्या लिखोगे, पोएट्स नेम, ये बगैर उल्टे कमाज में। फिर आप लिखोगे कॉन्टेक्स्ट, सियाकुल सुबाक कहते हैं, और ये 2 से 3 लाइनों में होना चाहिए। फिर आप लिखोगे उसका एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हमने कर लिया, और एक्सप्लेनेशन आपने ये करना है। अगर वो स्टेंजा 4 लाइनों का तो ये 12 लाइनों पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये उससे 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए लाजमी, तो इसमें ज्यादा नंबर आने के चांस होते हैं, और ये बेस्ट चॉइस होती है समरी की निस्बत। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जी, और उसमें है कि आपकी चॉइस होती है, आपकी मर्जी आप पैराग्राफ करें या आपकी मर्जी होती है आप ऐसे करें। ऐसे अगर करेंगे तो उसमें 3 से 4 पैराग्राफ होने चाहिए, 150 से 200 वर्ड होने चाहिए। अगर पैराग्राफ में से आपने सेलेक्ट किया तो आपने एक ही पैराग्राफ में लिखना है, वो 100 से 150 वर्ड्स तक होना चाहिए। ठीक है, आई समझ, तो ये ठीक है। इसके बाद आएगी आपकी नरेशन में मैं आपको ये 3 समझाता हूँ। आई समझ, उसमें हमने क्या करना है, जो डायरेक्ट स्पीच का है वो ब्लू मार्कर से लिखना है, और जो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है उसको ब्लू इंक वाले पेन से। तो वो आपका, अच्छा ये जो ऐसे था वो आपका था 15 मार्क्स का, और जो आपके स्टेंजा या पोएम है वो है 5 नंबर का। ठीक है,
ये आपके अगर देखें स्टेंजा लें तो आपके 2 नंबर होते हैं। एक नंबर होता है नज़म का नाम लिखने का, एक नंबर होता है आपका किसी का शायर के नाम लिखने का, एक नंबर कॉन्टेक्स्ट का, 3 नंबर। तो 2 नंबर तो लाजमी एक्सप्लेनेशन भी देगा इस तरह भाई। और इस तरह से अगर आपने समरी लिखनी है तो 1 नंबर नज़म का, 1 नंबर शायर का, मेन आइडिया का 1 नंबर। इससे इस तरह से कंप्लीट हमने स्टेप वाइज उससे नंबर क्या करने हैं, हमने कमाने हैं। ठीक है ना, ये हमारे फ्यूचर का सवाल है एक एक तरीके से। ठीक है, अब हम लिखेंगे नरेशन। बेटा मैं आपको समझाने वाला हूं, ये आप देख लें। नरेशन क्या होता है, बयान क्या है, और इसकी 2 किस्में होती हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इज दैट फॉर्म ऑफ नरेशन इन विच एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर रिपोर्टेड। किसी बयान की वो शक्ल जिसमें किसी भी मुतकल्लिम के असल अल्फाज होते हैं। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है जी, इसमें एक कमास क्लोज से पहले वाला हिस्सा और एक कमास क्लोज के बाद वाला हिस्सा, यानी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इज दैट फॉर्म ऑफ नरेशन इन विच व्हाट वन स्पीकर सेज इज रिपोर्टेड बाय अनदर विद सेम एक्यूरेसी बट विदाउट यूजिंग हिज ओन वर्ड्स। किसी मुतकल्लिम का वो बयान जिसकी कही हुई बात उसने या किसी दूसरे ने दोहराई, उसी मफहूम वही रखा, मतलब वही रखा, लेकिन अल्फाज का चेंज किए साथ, अल्फाज के रद्द बदल साथ, तो उसे कहते हैं इंडेक्स स्पीच। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इंडेक्स स्पीच में चेंज करते हैं तो हम मुख्तलिफ तब्दीलियां करते हैं। सेट टू को तब्दीलियां करते हैं, कमाज की तब्दीलियां करते हैं, प्रोनाउन की तब्दीली करते हैं और टेंस की तब्दीली करते हैं। तो ये आसान सान 3 मैं आपको समझा रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और ये एग्जाम में अक्सर आते हैं। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं सादा खबरियात और बयानिया जुमले। ठीक है जी, ये इन तमाम में आपने सेट टू को चेंज करना होता है टोल्ड में बेटा जी, और कमास को खत्म करने के लिए आप लगाते हैं दैट। अब मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूं एक वो। अब देखें डायरेक्ट स्पीच है, फर्स्ट नेम मैं फिक्र लिख रहा हूं, शी सेज टू मी, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कमास बिगिन, आई एम योर सिस्टर, फुल स्टॉप कमास क्लोज। तो ये क्या है, इंसर्टिव सेंटेंस है। पहला हिस्सा अगर फेल हाल में आ जाए, इधर से आ जाए, विल से आ जाए, अगले हिस्से में टेंस की तब्दीलियां नहीं करेंगे, बाकी तब्दीलियां करेंगे। शी सेज, सेज को टू को आप चेंज करेंगे टेल्स में, या सेज का वास वैसे सेज भी लिखते हैं, शी टेल्स मी। कमास को खत्म करने के लिए आप क्या लगाएंगे, दैट। अब प्रोनाउन की तब्दीलियां बेटा 3 किस्म के होते हैं प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसमें आई भी है, सेकंड पर्सन में यू है, थर्ड पर्सन ही शी इट और दे है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एज है तो उसे पहले से के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन कहीं हो तो पहले से के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। और थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज, थर्ड पर्सन कोई तब्दीली नहीं करते। शी टेल्स मी दैट, आपने वैसे साल साल पढ़ा हुआ होगा, मैं आपको बस रिवाइज करा रहा हूँ। आई को किस में चेंज करेंगे, शी, और आई के साथ एम लगता है, शी के साथ लगता है इज। यूर देखें सेकंड पर्सन है, पहले से किस में जाएगा, मफूल में। ये फेली हालत में था, इसकी भी फेली हालत क्या आएगा, शी इज माई सिस्टर, फुल स्टॉप। ये डायरेक्ट स्पीच थी और ये क्या था, इनडायरेक्ट स्पीच। आपने क्या करना है बेटा जी, इसको ब्लू मार्कर से लिखना है, इसको ब्लू इंक वाले पेन से लिखना है। अब मैं आपको असर्टिव की वो मिसाल दे रहा हूं जिसमें टेंस की तब्दीली भी आएगी। देखेंगे, यू सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कमास बिगिन। ठीक है जी, आई एम यूर नेबर, NEIGHBOUR, फुल स्टॉप कमास क्लोज। ये ब्लू मार्कर से लिखा, ब्लू इंक वाले पेन से। तो आप क्या करेंगे, ये पहले देखेंगे कौन सा टाइप का है, असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें रिपोर्ट किया गया है, सादा बात बयान की गई है। ठीक है, इन फिक्रों में क्या करते हैं, सेट टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। यू टोल्ड मी, कमास को खत्म करने के लिए क्या लगाएंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन पहले से किस में जाएगा, सब्जेक्ट में। यू इज, आप देखें सेट टू आया तो आगे टेंस की तब्दीली भी होगी। वो कैसे तब्दीली होगी, सुनने तवज्जो से। इज एमआर हो तो वाजवार में, ठीक है जी। आई समझ पहली फॉर्म हो तो दूसरी फॉर्म में, सेकंड फॉर्म हो तो आई समझ हैड प्लस थर्ड फॉर्म में आएगा। ठीक है, और ये हम चेंज करेंगे। देखें आई के साथ एम है तो एम किस में चेंज होगा, वाज या वर में। तो आई के साथ यू के साथ क्या लगाएंगे, वाज। यू आर सेकंड पर्सन पहले से के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ये फेलियर में था, इसकी फेलियर, यू वाज माय नेबर। ठीक है, इस किस्म के सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कर लें। इस किस्म के सेंटेंस अक्सर पेपर में 2 लाजमी आते हैं। ठीक है, फिर 1 या 2 आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसको देख लें उसमें क्या करना है। ठीक है, देखें ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव
सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? सवालिया फिक्रे। ये दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव और एक होते हैं डबल इंटेरोगेटिव। तो आपको मैं पहले सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझा रहा हूं, ठीक है। सिंगल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। इन तमाम में जैसे हेल्पिंग वर्ब कौन से हो गए? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, मे, आई, कैन, कुड, विल, शैल, इनसे शुरू होंगे। डू, डज, डिड से। तो ये सिंगल इंटेरोगेटिव। इन तमाम में सेड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में, ASKED, या इंक्वायर्ड में, INQUIRED। तो मैं अपने स्टूडेंट को अक्सर मशवरा देता हूं कि वो आस्क में चेंज करें, इंक्वायर्ड में स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है। और कमास को खत्म करने के लिए आप लगाएंगे इफ या वेदर। वेदर की स्पेलिंग WHETHER, जिसका मतलब है आया या खा, ठीक है ना। वो मौसम वाला नहीं लिखना। और बाकी फिक्रे को आपने सादा करना होता है। देखेंगे, she said to me, comma, inverted commas begin, is this your pen? क्या ये आपका पेन है? अब फर्स्ट ये फिक्रा दिया गया तो आपने ये ब्लू मार्कर से लिखना है, ब्लू इंक वाले पेन से। एक एक बात को नोट करें, आपके फ्यूचर का सवाल है। इंक वाले पेन से इसको आपने लिखना है इंडायरेक्ट में। शी सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? आस्क्ड में, क्योंकि सिंगल सवाल है। शी आस्क्ड मी, कमास को लाने के लिए यहां पर क्या लगेंगे? इफ। जब आपने आस्क लगा दिया तो इसको आप स्टेटमेंट में चेंज करेंगे। इज दिस योर पेन? तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? यू, दिस इज योर पेन। दिस आ जाए तो ये चेंज होता है दैट में। इज चेंज इनटू वाज में, क्योंकि सेड था टेंस तब्दीली। यूर हैव सेकंड पर्सन पहले इसके मफूल में, और ये फिलियत में से फिलियत, दैट वाज माय पेन, ठीक है। ये सिंगल इंटेरोगेटिव हो गया। अब होते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? डबल सवालिया वाले। ये इनकी पहचान क्या होते हैं? ये WH वाले अल्फाज से शुरू होते हैं। WH अल्फाज कौन से हैं बेटा? व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, होम, ठीक है, हाउ। इनमें, इन तमाम में क्या किया जाएगा? इन जो इनसे शुरू हो फिक्रे, तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे? अगेन आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। कमास को खत्म करने के लिए जैसे सिंगल इंटेरोगेटिव में इफ या वेदर लगाए थे, यहां नहीं लगाएंगे, वही WH वाले अल्फाज लिखे जाएंगे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखें। शी सेड टू मी, comma, inverted commas begin, what is your name? What is your name? Sign of interrogation, commas close। ये डबल इंटरोगेटिव है क्योंकि WH वाले अल्फाज शुरू है। इसमें क्या करना है? देखें, ब्लू मार्कर से आपने दोबारा ये लिखना है इंडेक्स डेट स्पीच, और इंडेक्ट बनाते वक्त ब्लू इंक वाले पेन से। शी सेड टू को इसमें चेंज करेंगे आस्क में। आस्क लगाया, एक तो कमास खत्म करने के लिए WH वाले अल्फाज लिखेंगे। याद रखें, वहां W बड़ा था, यहाँ W क्या आएगा? छोटा, वट का। शी आस्क्ड मी व्हाट। अब इसको स्टेटमेंट चेंज करें, इज योर नेम। तो इसका सादा क्या बनेगा? योर नेम इज। योर अगेन सेकंड पर्सन पहले से के मफूल को मतलब व्हाट माय नेम इज, एम आर चेंज टू वाज वर। और एक आपने देखना है फिक्रा आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला अक्सर आता है, ठीक है, दैट अल्लाह इज वन। उसमें कुछ भी नहीं करना आपने, सेट टू को टोल में चेंज करना है। कमास को करने के लिए क्या लगाना है? दैट। बाकी फिक्रा वैसे के वैसे। और एक आध फिक्रा आपका आएगा, आई समझ, ये जो हुक्म सवाल वगैरह ये होते हैं, ठीक है ना, आई समझ, ये वाले से इसमें कमास सेट टू को, जैसे अगर हुक्म ऑर्डर में कमास को करने के लिए टू लगाएंगे, बाकी वो टेंस की तब्दीली नहीं करते होते, ठीक है। इसके बाद है बेटा जी ये आपके 5 नंबर हो गए। बाकी अगर है तो वो मेरी अलग वीडियो है, पूरी नरेशन है उसमें सारे, ठीक है, सारे हैं। और लेट वाले भी हैं, एक्सक्लेमेशन वाले भी हैं, सारे हैं, ठीक है, आई समझ। फिर ये आपके 5 नंबर के हैं। और 5 नंबर के आपके पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं बेटा जी? अल्फाज के ऐसी जोड़ी होते हैं जिनको बोलते हुए आवाज एक जैसी आती है, मीनिंग अलग अलग होते हैं। उसको आपने कैसे एग्जाम में करना है? खूबसूरत करके, ठीक है जी। आपने वैसे ऑलरेडी साइड लाइंस डाली हुई होंगी। आप मैं देखें टाइम की बचत करते हुए, ये देखें, ये है आपका, यहाँ पर आपने क्वेश्चन, इसकी नंबरिंग क्या है? 7 है। आई समझ। आपने वो वर्ड सेलेक्ट कर लेने अच्छे, जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं 5। तो आप यहां पर एक टेबल सा बनाएंगे, आप लिखेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स, और उनको हमने किस में इस्तेमाल करना है? सेंटेंसेस में। तो यहां हेडिंग देंगे सेंटेंसेस, ठीक है जी। फर्स्ट में ये मेरे पास आया हुआ है ड्यू,
ये मैं लिखूंगा ड्यू और इसका सेंटेंस आगे लिखूंगा, फिर है ड्यू DUE। इसका जरूरी नहीं है इसके आप उर्दू में मीनिंग लिखें, जिनको आते हैं वो लिखें। और इस तरह से आपका देखें एक खूबसूरत सा आपने क्या करना है, एक रहेंगे कॉलम बना के ना, ठीक है ना, इस तरह से आप लिखते जाएंगे, ठीक है। इसी के बाद क्या था, फेयर फेयर, ये देखें FAIR उसका सेंटेंस और FARE उसका सेंटेंस। ये देखें दूर से देखें, ये देखो 5 करने हैं। और आखिरी ये 5 नंबर का, और आखिरी आपका सवाल होगा ऐसे में ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, ये 8 नंबर का होगा। इसमें भी आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, तो आपने इसकी क्या करनी है, आपने क्वेश्चन लिखना है, आपने ये उसकी आउटलाइन बनानी है, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है डॉट 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 डॉट, ठीक है जी, ऐसा समझ। और फिर उसका आखिरी फिक्रा लिख देंगे, दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये एक किस्म किसे कहते हैं आउटलाइन। फिर आपने उसकी क्या लिखनी है, हेडिंग देनी है ब्लू मार्कर से, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, ठीक है। यानी आप इसकी ट्रांसलेशन क्या करें इंग्लिश में, ठीक है। क्या लिखेंगे, मिल्क इज अ परफेक्ट डाइट, और ये आप पूरा इसका लिखेंगे, मिल्क इज परफेक्ट डाइट, ठीक है। ये फर्स्ट है, आपने इसका पैराग्राफ लिखा है। और फिर आपने पेपर को सारे को रिव्यू लाजमी करना है, अच्छी तरीके से देखना है, कहीं कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है। आपने अच्छे तरीके से देखना है कि आपने अपने रूल नंबर को सही फिल किया है, पेपर का कोड सही लिखा है। तो इस तरह से बेटा जी आपके कि कोई वो नहीं है कि कोई वो नहीं हो सकता कि आपके पूरे नंबर ना आए। उम्मीद कर मैंने कोशिश की है बेटा जी, हाँ मैंने कहा है कि टाइम की लती, अगर आपको इसके अलावा कोई और चीज़ समझनी हो, इससे कोई रिलेटेड हो, तो आप मुझे इनके क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह इसको तफसील से बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली आप लाजमी मेरी वीडियो को लाइक करें, आई समझ, दूसरों को शेयर करें, ख़ास तौर पर इनके भाईचारे के नज़रिए से और मदद की नज़र से, कि उन बच्चों को भी शेयर करें जो बेचारे किसी भी एकेडमी में कोचिंग में नहीं जाते, ताकि उनका भी हो। अल्लाह करे आपके पेपर आसान हो, अल्लाह ताला आपको एग्ज़ाम में कामयाब करे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।